हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। सिविल्स तैयारी के पीटी 365 के कल्चर इश्यू में आप सबका स्वागत है। ये पार्ट 5 है और यहाँ पर हम इश्यू नंबर 7.1 से 7.3 देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में से हम पहला जो सब टॉपिक है न्यू फाइंडिंग्स ऑन डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसको देखेंगे। संगम एज को देखेंगे और तीसरी चीज़ जो है हमारी मामल्लपुरम, उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला न्यूज़ जो आज हमें देखना है, पहला आर्टिकल जो आज हमें देखना है वो है न्यू फाइंडिंग्स ऑन डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा जो आपकी सिविलाइजेशन है उसकी पतन के लिए कुछ नई फाइंडिंग्स आई हैं। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक डीएनए एनालिसिस किया गया था स्केलेटल रिमेन्स का, मतलब अस्थि पंजर के रिमेन्स का। राखीगढ़ी साइट से जब डीएनए एनालिसिस किया गया तो इसमें जो है आर्यन इन्वेशन थ्योरी पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। आर्य इन्वेशन थ्योरी पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। तो न्यूज़ के बारे में और क्या है देख लेते हैं। एक पेपर जो है पब्लिश हुआ था जिसका नाम है एन एंशिएंट हड़प्पन जीनोम लैक्स एंसेस्ट्री फ्रॉम स्टेप पास्टोरलिस्ट एंड ईरानियन फार्मर्स। तो इसका हिंदी में होगा प्राचीन हड़प्पा जीनोम में स्टेपी पशुचारकों और ईरानी कृषकों की वंशावली की अनुपस्थिति पाई गई है। ये अभी अभी जो है पब्लिश किया, कुछ हाल में ही पब्लिश किया गया है। और ये जो पेपर है ये कहता है कि बहुत सारे जो आर्य इन्वेजन थ्योरी के, आर्य आक्रमण सिद्धांत के बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उनको चुनौती दी गई है इस पेपर में। ये पेपर जो है वर्णित करता है कि दक्षिण एशिया में किसी भी प्रकार का आर्य इन्वेजन या आर्य आक्रमण नहीं हुआ। और जहाँ तक कि कोई भी, मतलब इसका मतलब ये है कि आर्य प्रवास या माइग्रेशन नहीं हुआ था। तथा इस अगर हम बात करें इस एरिया की, तो हंटिंग गैदरिंग स्टेज से लेकर के, मतलब जो आपकी शुरू की स्टेज थी जिसको हम आखेट खाद्य संग्रह स्टेज कहते हैं, वहाँ से लेकर के आधुनिक टाइम तक, साउथ एशिया के आधुनिक टाइम तक यहाँ पे जितने भी लोग पाए गए हैं इस एरिया में, राखीगढ़ी एरिया में, ये सब इंडिजिनस हैं। मतलब इनके अंदर कोई भी एंसेस्ट्री, कोई भी जीनोम ना तो स्टेपी पास्टोरलिस्ट का मिला है, ना ही ईरानी फार्मर्स का मिला है। तो अगर आर्य इन्वेजन होता तो कहीं ना कहीं जीनोम में इनकी जो है आर्यंस की कहीं ना कहीं जीनोम मैच करता, जो कि ऐसा डीएनए की सीक्वेंसिंग में पाया नहीं गया है। उसके अलावा अब अगर आप आर्य इन्वेजन थ्योरी की बात करें तो उसमें इस थ्योरी को जो है ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा जो है बनाया गया था या इसको लाया गया था। ये मॉर्टिमर व्हीलर क्या कहना था कि एक नोमैडिक इंडो यूरोपियन ट्राइब, मतलब कि जो आपकी आर्य ट्राइब्स होती हैं जो कि घूमती रहती हैं इधर उधर, और ये इंडो यूरोपियन थी। मतलब कि न केवल इनका मतलब इन्होंने जो न केवल इंडिया में आए थे ये लोग, बल्कि यूरोप में भी गए थे। कबीली ट्राइब्स थी ये, और इनको जो है स्टेपी पास्टोरलिस्ट भी कहा जाता है या स्टेपी पशुचारक भी कहा जाता है, जो एनाटोलिया या ईरान से जो है भारत की तरफ बढ़े थे। इसी कबीले को जो है आर्यंस नाम दिया गया था, और ये अचानक से बहुत तेज़ी से जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे। इन्होंने जो है इंडस वैली एरिया को, इंडस रिवर के एरिया को, या अगर आप करें सिंधु घाटी के एरिया को एकदम से आक्रमण करके उसको नष्ट कर दिया था। और इसी वजह से इंडस वैली का जो है पतन हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ था। व्हीलर ने ये भी कहा था, व्हीलर ने अपने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे। जैसे कि मोहनजोदड़ो के पास जब आप मोहनजोदड़ो की खुदाई करेंगे टीले की, तो वहाँ पे अनबरीड कॉप्सेस मिलेंगे, मतलब कि बिना दफनाए हुए नरकंकाल मिलेंगे, और ऐसा यूजुअली युद्ध में होता है। तो इनको जो है विक्टिम्स बोला गया था कि लड़ाई के ये विक्टिम्स हैं। फिर दूसरी चीज़ जो इन्होंने एक एविडेंस लिया था इस थ्योरी के लिए, तो उन्होंने कहा था कि जो अब अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय थे। और यहाँ पे क्योंकि इंडस वैली से कोई भी वेपन की खोज नहीं हुई है, जितने भी आपने खुदाइयाँ की हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, सील्स मिली हैं। और जहाँ तक है हम बात करते हैं वहाँ पे जो है ट्रेड एंड कॉमर्स की बातें की चीज़ें देखी हैं, बट वेपन कोई नहीं मिला है। मतलब कि इनके पास कोई हथियार नहीं थे, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं थे और इंडो आर्यंस जो है घोड़ों पे बैठ के आए थे, तो इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हार गए होंगे, ऐसा जो है व्हीलर ने बोला था।
उसके अलावा उन्होंने ऋग्वेद से भी कुछ एविडेंसेस दिए हैं, ऋग्वेद से भी साक्ष्य दिए हैं। जैसे कि ऋग्वेद में कई बार दास या दस्युओं के दुर्गों का जो है वर्णन किया गया है, और उसमें जो है इंद्र भगवान को कहा गया है पुरंदर, मतलब दुर्ग विध्वंसक। तो ये कहा गया था। दस्यु मतलब इसमें जो है ऋग्वेद को यूज़ करके इन्होंने बोला कि जो दस्युओं की बात की जा रही है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग ही थे, और इनके जो फोर्ट्स थे, क्योंकि आपने देखा होगा ये जो सिटीज़ थी इंडस वैली की, सब जो है आपकी ये सारी सिटीज़ जो है वॉल्ड सिटीज़ थी। तो कहीं ना कहीं ऋग्वेद के जो आर्यंस थे उनको इन्हीं सिटीज़ के आक्रमण की बात इसमें करी गई है, ऋग्वेद में की गई है, ऐसा व्हीलर ने कहा था। दूसरा जो इन्होंने एविडेंस दिया ऋग्वेद से वो ये था कि ऋग्वेद के टाइम पर जो आर्यंस थे उनका जो, अगर आप रहने का हैबिटेशन एरिया देखेंगे या भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे, तो वो पंजाब और घक्कड़ हाकरा रीजन है, वही रीजन जहाँ पर इंडस वैली सभ्यता पाई जाती थी। तो इसीलिए अगेन इसको भी एक एज एन एविडेंस लिया जाता है कि कहीं ना कहीं आर्यंस की वजह से इंडस वैली सभ्यता ख़त्म हुई होगी। तीसरी चीज़ इन्होंने ये भी कहा कि कोई ऐतिहासिक चरण में इस क्षेत्र में कहीं भी किसी और सांस्कृतिक समूह के अवशेष नहीं प्राप्त हुए, मतलब कोई और कल्चरल ग्रुप नहीं है इन रीजन्स में। इसीलिए व्हीलर ये बिलीव करते हैं कि जिन सिटीज़ की बात की गई है, जिन दुर्गों के विध्वंस की बात की गई है, वो हड़प्पन दुर्ग ही होंगे। चौथी चीज़ ऋग्वेद ने ये भी कहा है, ऋग्वेद में एक प्लेस जो है मेंशन्ड है जिसका नाम है हरियूपिया। हरियूपिया, तो ये हड़प्पा से काफ़ी मिलती जुलती है ये जगह। तो और ये जगह जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे ऋग्वेद में कहा गया कि आर्यंस ने एक लड़ाई लड़ी थी, और ये प्लेस जो है हड़प्पा से काफ़ी इसकी साउंड भी मिलती जुलती है। तो हरियूपिया को जो है व्हीलर ने बोला ये हड़प्पा ही होगी, क्योंकि हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर भी है, और उसका जो नाम है वो भी हड़प्पा, हरियूपिया हड़प्पा से मिलता जुलता है। एक और साक्ष्य जो व्हीलर ने प्रस्तुत किया था वो ये था कि आर्यन इन्वेडर्स, ये सारे जो एविडेंसेस थे इनके बेसिस पर व्हीलर ने कहा कि इससे कंक्लूड होता है या इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये आर्यन इन्वेडर्स ही थे जिनकी वजह से हड़प्पा की सिटीज़ जो है तबाह हो गई थी। तो ये स्टडी दिखाती है कि जो इन्हेबिटेंट्स थे, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के सभ्यता के वक्त जो लोग वहाँ रहते थे वो जो है डिस्टिंक्ट इंडिजिनस लोग थे, मतलब कि ये लोग जो है स्थानीय विशिष्ट स्वदेशी लोग थे, और इनके जो डीएनए हैं ये लोकल पॉपुलेशन से मैच करते हैं, स्थानीय जनसंख्या के सामने जो है स्थापित करते हैं। तो स्केलेटल रिमेन्स जो कि पाए गए थे मोहनजोदड़ो के अपर पार्ट्स में से, सिटाडेल एरिया में से पाए गए थे, और ये उन लोगों के हैं जो कि बाढ़ की वजह से मर गए थे, और ये लोग जो है आर्यंस के द्वारा नहीं मारे गए थे, जैसा कि मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा है। तो ये जो स्टडी है ये साफ साफ ये पेपर दिखाता है कि जो भी स्केलेटल रिमेन्स हैं ये किसी इन्वेजन की वजह से नहीं मारे गए थे, ये लोग जो है फ्लड की वजह से या बाढ़ आने की वजह से मारे गए थे। दूसरी चीज़ है कि बहुत कम मूवमेंट था सेंट्रल एशिया के साथ, मतलब इन लोगों का सेंट्रल एशिया के साथ ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, और इसी वजह से जो मिक्सिंग है जीन पॉपुलेशन की वो काफ़ी कम है, और जीन मिक्सिंग है बट काफ़ी कम है। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो एंसेस्ट्री है वो चेंज नहीं हो जाती, वंशावली जो है परिवर्तित नहीं होती है, ये लोग इंडिजिनस ही थे, ऐसा साफ साफ डीएनए की एविडेंस से पता चलता है। तो इससे ये क्लियर है कि ऐसा कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था जिसने पूरी की पूरी पॉपुलेशन ख़त्म कर दी हो। दूसरी चीज़, ये पेपर एस्टैब्लिश करता है कि जो जीनोम है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये सबसे बड़ा जीनोम है जो साउथ एशियंस का सोर्स है, मतलब जितने भी साउथ एशियंस का कि आप जीनोम देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलती जुलती है। उसके अलावा कोई एंसेस्ट्री नहीं पाई गई है स्टेपी पास्टोरलिस्ट में या एनाटोलियन या ईरानियन फार्मर्स में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पूर्णतः हमारी जो है ये इंडिजिनस सिविलाइजेशन थी, और यहाँ पे जो है किसी भी और सिविलाइजेशन का या पास्टोरलिस्ट का या एनाटोलियंस का कोई भी जीनोम या डीएनए एविडेंस नहीं पाया गया है। तो दूसरी चीज़, अगर हम फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग कैसे आई, फार्मिंग जो है यहाँ पे ईरानियन के माइग्रेशन से आई थी, और हड़प्पन जीन्स जो है ये प्रेजेंट हैं साउथ एशियंस में, ज़्यादा या कम किसी न किसी मात्रा में, विविध मात्राओं में साउथ एशियंस में हमें जो है
हड़प्पन्स की जीन मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं आज भी जितने लोग साउथ एशिया में रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंसेस्टर्स उनके जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही आते हैं। अब बाकी थ्योरीज और भी हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की। पहली थ्योरी कही गई कि बाढ़ और अर्थक्वेक की वजह से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ये विध्वंस हो गई। इसमें कुछ एविडेंसेस हैं फ्लड के और अर्थक्वेक्स के या भूकंप के, जैसे कि हाँ, जो घर हैं और स्ट्रीट्स हैं ये बहुत ज़्यादा सिल्ट से कवर्ड हैं। सिल्ट का मतलब कि जब कोई भी बाढ़ आती है तो अत्यधिक गाद जो है डिपॉजिट हो जाती है। तो ये एक एविडेंस है, घरों पर जो है सिल्ट डिपॉजिटेड है या गाद डिपॉजिटेड है, स्ट्रीट्स में गाद डिपॉजिटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि फ्लड आया होगा या अर्थक्वेक्स आए होंगे। और पर इसका क्रिटिसिज्म ये है कि जो सेटलमेंट्स थे जो इंडस वैली के बियॉन्ड थे, कुछ सेटलमेंट्स काफ़ी दूरी तक थे, मतलब पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे एरिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट काफ़ी दूर तक ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था। तो मान सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अर्थक्वेक आया हो या फ्लड्स आए हो, पूरी सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हो सकती है। तो ये जो है एक क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का। दूसरा क्या है, शिफ्टिंग अवे ऑफ इंडस। तो दूसरी चीज़ ये मानी जाती है कि इंडस ने अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया था या सिंधु नदी का क्या मार्ग जो है परिवर्तन हो गया था। यहाँ से भी देखा जाता है कि ये भी चीज़ें जो है प्रूवन हैं। बहुत पेलियोलॉजिकल चैनल्स भी पाए गए हैं जहाँ पर ये जो है थ्योरी ये तो मतलब सही है कि हाँ इंडस ने अपना मार्ग जो है चेंज किया था और इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आई होंगी, जैसे कि जो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया था और ये सैंड और सिल्ट भी जो है विंड एक्शंस की वजह से इन एरियाज़ में आए थे। तो फ्लडिंग नहीं हुई होगी। अगर अगर इंडस अपना मार्ग चेंज करती है तो सैंड और सिल्ट आ सकते हैं बट फ्लडिंग तो नहीं आनी चाहिए। क्रिटिसिज्म ये है कि इससे जो है सिर्फ मोहनजोदड़ो की डिक्लाइन जो एक्सप्लेन की जा सकती है, पर बाकी एरियाज जैसे कि लोथल वो क्यों डिक्लाइन हुआ, क्योंकि वो तो एक पोर्ट सिटी था। तो अगर इंडस ने अपना मार्ग चेंज कर दिया तो उससे लोथल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो क्रिटिसिज्म अगेन ये है कि कुछ एरियाज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं शिफ्टिंग अवे ऑफ इंडस से, बट बाकी एरियाज़ क्यों डिक्लाइन हो गए इसका कोई सही कारण नहीं हम कह सकते। उसके बाद तीसरा रीज़न ये बोला गया है कि इंक्रीज एरिडिटी एंड ड्राइंग अप ऑफ घग्गर। तो बहुत ज़्यादा जब आप खुदाई करेंगे, जब आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी साइट्स को, तो कहीं ना कहीं वो घग्गर नदी के आसपास या तट पे बनी हुई है। और वार्धिक जो है शुष्कता बढ़ गई थी और ड्राई नदी का सूखना, घग्गर नदी सूखने लगी थी। और ये जो है कुछ जलवायु परिवर्तन परिस्थितियां हुई थी जिनकी वजह से घग्गर नदी सूख गई थी। तो इसकी वजह टेक्टोनिक और ये जो टेक्टोनिक रीजंस थे, घग्गर नदी के सूखने से एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुआ होगा। एग्रीकल्चर डिक्लाइन होने की वजह से कहीं ना कहीं उसकी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उन पे भी फ़र्क पड़ा होगा। बट अगेन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ड्राइंग कब घग्गर सूखी थी, इसकी अभी जो है अगर इसका हम वो बोलें काल किस टाइम पे सूखी, तो ये अभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है, डेटिंग नहीं हो पाई है। इसीलिए इसको हम कंक्लूसिवली ये नहीं कह सकते कि घग्गर नदी के सूखने से ही पूरी की पूरी सभ्यता जो है डिक्लाइन कर गई होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ा क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जब भी हम हड़प्पा की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रश्न ज़्यादा हैं, उत्तरों से ज़्यादा प्रश्न खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ना तो अभी तक हम समझ पाए हैं, ना ही उनको सिंधु सभ्यता की कुछ चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर पाए हैं। और जब तक हम उनकी स्क्रिप्ट को डिसिफर नहीं कर पाएंगे, जब तक हम उनकी स्क्रिप्ट को समझ नहीं पाएंगे, तब तक उसका डिक्लाइन क्यों हुआ ये सब चीज़ें समझना इतना आसान नहीं होगा। अब कुछ साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये न्यूज़ में थी। पहली साइट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में है। ये जो है 5 बड़े टाउनशिप्स थे हड़प्पा के, उनमें से एक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या क्या हैं इस साइट की। पहली चीज़, इसमें 5 इंटरकनेक्टेड माउंट्स पाए गए हैं, 5 बड़े बड़े आपस में जुड़े हुए माउंट्स पाए गए हैं। दूसरी चीज़ जो है ये प्लांट टाउनशिप थी, मतलब कि यहाँ पे जो है आपका ये स्थल पूरी तरह से नियोजित नगर क्षेत्र था। यहाँ पे मड ब्रिक का यूज़ होता था, मतलब कच्ची और पक्की दोनों ही तरह की ईंटों का जो है यूज़ होता था और एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। तो यहाँ पे मड ब्रिक का यूज़ भी जो है बर्न ब्रिक के साथ था, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
तीसरी चीज़ सिरामिक इंडस्ट्री यहाँ पे थी, मतलब कि आपका मृत भांडों की प्रधानता थी यहाँ पे, और लाल रंग की जो है सिरामिक इंडस्ट्री रेडवेयर यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता था, जो कि हड़प्पा मतलब यहाँ पे जो है रेड वेयर की अगर आप बात करें तो ये हड़प्पा संस्कृति में ज़्यादातर आपका रिचुअल सिस्टम्स में यूज़ होता था। फिर अब रिसेंटली यहाँ सेंटर ने एक कोशिश की है कि यहाँ पे जो है राखी गढ़ी को टूरिस्ट हब के रूप में डेवलप किया जाए, और इसके लिए राखी गढ़ी में म्यूज़ियम जो है इस्टेब्लिश करने की बात थी। ये बजट 2020 में अनाउंस हुआ था। अब नेक्स्ट आपका है लोथल। लोथल कहाँ पर लोकेटेड है? लोथल आपका साबरमती रिवर के पास लोकेटेड है, और साबरमती रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है आपका भोगावो। तो भोगावो रिवर के तट पर ये स्थित है, और सौराष्ट्र रीजन में गुजरात में ये स्थित है। ये एक बहुत बड़ा मैरिटाइम एक्टिविटी का सेंटर था, मतलब कि आपकी सामुद्रिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था, और देखा जाए तो ये विश्व का सबसे पुराना मैन मेड डॉकयार्ड है, मतलब कि सबसे प्राचीन मानव निर्मित डॉकयार्ड है। और इसकी जो डॉकयार्ड की ऑलमोस्ट अगर कार्बन डेटिंग करें तो 3700 BC में ये पाया गया था। फिर उसके अलावा 2700 BC होगा ये। फिर इंडिया और पोर्चुगल इसका यहाँ पे जो है एक मैरिटाइम हेरिटेज म्यूज़ियम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो भारत और पोर्चुगल मिलकर के एक समुद्री विरासत संग्रहालय का निर्माण करेंगे। इस म्यूज़ियम की बात करें तो नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये बिल्ड इसका नाम होगा, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बिल्ड किया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब PPP मॉडल से बिल्ड करने की इसकी संभावना है। ये एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम होगा जो इंडिया की हेरिटेज इनलैंड वाटरवेज में उसको शो करेगा, तथा भारत के जो प्राचीन एरियाज थे वो किस किस रूट से जो है मर्केंटलिज्म करते थे, या फिर किस किस रूट को यूज़ करके व्यापार करते थे, उनको प्रदर्शित करेगा। ये प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है इस प्रोजेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा किया जाएगा, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको नहीं देख रही है, इसकी देख रेख, इस म्यूज़ियम की देख रेख जो हो रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग या पोत परिवहन मंत्रालय के द्वारा की जा रही है सागरमाला प्रोग्राम के तहत। और इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी, और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं या हितधारक हैं उनकी भी भागीदारी होगी। तो एक और रिलेटेड न्यूज़ है सादिकपुर सिनौली के बारे में। ये नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग इसको मिल सकता है या फिर राष्ट्रीय महत्व का दर्जा इसे प्राप्त हो सकता है। सादिकपुर सिनौली की बात करें तो ये शायद सबसे बड़ा नेक्रोपोलिस होगा। नेक्रोपोलिस मतलब सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा काल का हो सकता है, और ये यमुना के लेफ्ट बैंक पर मतलब बाएं तट पर स्थित है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सकेवेशन के द्वारा के टाइम यहाँ पे जो है रथ फाउंड किए हैं। फिर यहाँ से तलवारें और बाकी ऑब्जेक्ट्स जो है निकाले खोदे गए हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है आपके वेरियर क्लास लोग रहते थे, मतलब यहाँ पे जो है लड़ाई वाले योद्धा वर्ग के लोग यहाँ पे रहते थे। और ये कॉपर ब्रॉन्ज एज मतलब 3300 BC से 1200 BC इसकी कार्बन डेटिंग हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इसके अलावा यहाँ पे जो है अंडरग्राउंड सीक्रेट चैम्बर्स मतलब कि भूमिगत पवित्र कक्ष की को ढूंढा है। उसके अलावा बहुत बड़े जो है आपके पदयुक्त अलंकृत ताबूत मतलब डेकोरेटेड लेग्ड कॉफिन्स देखे हैं। उसके अलावा यहाँ पे राइस और मतलब दाल चावल के अंश देखे गए हैं। फिर आदमियों मतलब जानवरों की हड्डियां आदमियों के साथ साथ भरी की गई हैं, मनुष्य के साथ साथ पशु की भी अस्थियां जो है यहाँ पे दबाई गई हैं, ऐसा इस जगह से पता चलता है। नेक्स्ट हमें देखना है संगम एज के बारे में। तो संगम युग के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है संगम युग, काफ़ी इसमें से एक आध क्वेश्चन हर बार किसी ना किसी तरीके से आता ही है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि कीलाडी तमिलनाडु में एक एक्सकवेशन हुआ था, एक खुदाई हुई थी। वहाँ से ये पता चलता है कि जो संगम का टाइम पीरियड है वो रिवाइज करके 6th सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी AD हो सकता है। तो पहले के जो हमारे तथ्य थे उसके आधार पे हम संगम एज को 3rd BC से 3rd AD मानते हैं। तो अब जो रिसेंट आपकी एक्सकवेशन है उसने टाइम को और 300 साल पहले कर दिया है, मतलब संगम आपका 6th BC के आसपास माना जाता है, और ये 6th BC से 1st AD तक इसका हो सकता है, इसका काल हो सकता है।
बाकी इसके डिटेल्स क्या है, संगम दौर क्या युग क्या है। संगम युग जो है ये उस टाइम पीरियड को बताता है जब संगम साहित्य का जो है आरंभ हुआ था। संगम लिटरेचर जिस टाइम पर कंपोज किया गया था उस काल को जो है हम संगम इरा कहते हैं या संगम युग कहते हैं। तो ये जो कुछ जो है आपके साहित्य, तमिल के साहित्य का संकलन किया गया था और तमिल के ये जो अर्ली वर्क्स हैं लिटरेचर के, इनको संगम्स कहा जाता है। और ये माना जाता है कि इनकी जो संरचना हुई थी ये कवि सम्मेलनों में हुई थी और इन्हीं कवि सम्मेलनों को संगम कहा जाता था। इन कवि सम्मेलन या असेंबलीज को ही संगम कहा जाता था। और ये जो संगम हुए थे या असेंबलीज हुई थी, ये मदुरई नाम के शहर में जो तमिलनाडु में है वहाँ पर ये असेंबलीज हुई थी। ये जो आपका रिजल्ट है, मतलब संगम की अगर हम बात करें तो संगम में जो है आपका बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग कवियों की रचनाएं हैं, बट जो जिस तरह से वो रचनाएं हैं उसके बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि उस वक्त की सोशल लाइफ कैसी रही होगी। अब ये जो एक्सकवेशंस हुए हैं, अभी जो उत्खनन हुआ है उससे जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं उससे ये पता चलता है कि द्वितीय अर्बनाइजेशन मतलब सेकेंड अर्बनाइजेशन या द्वितीय नगरीकरण, पहला जो था हमारा फर्स्ट अर्बनाइजेशन माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, और सेकेंड अर्बनाइजेशन माना जाता है वैदिक काल में या आपका वैदिक काल के टाइम पे। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ था वैगाई प्लेन्स में, और इनको जो है कीज अगर हम बात करें कि कीज़ादी साइट पे ये मिला है कि सेकेंड अर्बनाइजेशन वैगाई प्लेन्स में भी हुआ था। और ये जो है आपका 6th सेंचुरी BCE में हुआ था जब गंगा प्लेन में अर्बनाइजेशन चल रहा था। तो ये हमारा जो एक बार दोबारा बता देती हूँ, ये जो एक्सकवेशन है, उत्खनन है, ये पॉइंट आउट करता है कि जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है, द्वितीय नगरीकरण है साउथ इंडिया में, वो वैगाई प्लेन्स में हुआ था। और तब हुआ था जब गंगा प्लेन में भी सेकेंड अर्बनाइजेशन चल रहा था। गंगा प्लेन में सेकेंड अर्बनाइजेशन 6th सेंचुरी BCE के आसपास चल रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमिलनाडु में भी और साउथ इंडिया में भी सेकेंड अर्बनाइजेशन 6th सेंचुरी BCE में हुआ था। इसका मतलब ये है कि आपका जो संगम काल है वो भी 6th सेंचुरी BCE के आसपास से शुरू हुआ था। वैगाई प्लेन्स की अगर बात करें तो वैगाई प्लेन्स में जो है आपका वैगाई प्लेन्स के मैदानी क्षेत्रों में ही साक्षरता जो है 6th सेंचुरी BC के आसपास प्राप्त कर ली गई थी और लेखन कला को भी ग्रहण इसी टाइम पर कर लिया गया था। उसके अलावा वैगाई प्लेन्स में एविडेंसेस मिले हैं कि एग्रेरियन सोसाइटी थी, मतलब कृषक समाज था, पशुपालन होता था और यहाँ पे एक वीविंग इंडस्ट्री या बुनकर उद्योग के भी साक्ष्य इसमें प्राप्त हुए हैं। तो दो चीज़ें पता चली हैं इस एक्सकवेशन में। पहली चीज़ ये कि वैगाई प्लेन्स में जो लिटरेसी है या साक्षरता है, साथ साथ लिखने की कला है, वो 6ठी सेंचुरी BCE के आसपास आ गई थी। दूसरी चीज़ ये है कि इस जो वैगाई प्लेन्स में एग्रेरियन सोसाइटी थी, कृषक समाज था, कैटल रियरिंग यहाँ पे होती थी, पशुपालन होता था, उसके साथ साथ बुनकर का उद्योग भी यहाँ पे एस्टैब्लिश था। अब क्या क्या एविडेंसेस हैं संगम एज को डिटरमाइन करने की। पहला एविडेंस है स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो अशोकन एडिक्स जो है चेरा चोला पांड्या किंगडम्स में 6th सेंचुरी BC की अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट मौर्य साम्राज्य था गंगा प्लेन्स में। तो उसके अलावा अशोकन एडिक्स पाए गए हैं जो कि चेला चोरा पांड्या किंगडम से पाए जाते हैं। उसके अलावा हाड़ी कुंभा इंस्क्रिप्शंस जो आपके कलिंगा के राजा के द्वारा यहाँ पे पाए गए हैं। वेल्वीकुडी और थिरुकोविलूर वगैरह से यहाँ स्टोन इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं जो कि संगम एज को जो है डिटरमाइन करते हैं। दूसरी चीज़ आपके कॉइन्स जो मदुरई के आसपास पाए गए हैं उससे ये पता चलता है कि यहाँ पे व्यापार होता था तमिल्स का और रोमन्स का आपस में। तो क्योंकि यहाँ पे जो कॉइन्स पाए गए हैं वो आपके जो है बहुत सारे कॉइन्स रोमन कॉइन्स भी हैं, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर जो है आपका वाणिज्य संबंध थे तमिलनाडु के रोमन्स के साथ। तीसरा जो आपका वो एविडेंस आता है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है या पुरातत्विक प्रमाण है जो पुदुचेरी के आसपास आरिकमेडु से प्राप्त हुए हैं। रोम और तमिलनाडु के मध्य जो है व्यापारिक संबंधों की पुष्टि ये आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस करते हैं। चौथी चीज़ है आपका फॉरेन अकाउंट्स या विदेशियों के वृतांत। तो संगम साहित्य के अलावा फॉरेन लिटरेचर में भी
यहाँ पे जो है संगम युग के बारे में बातें की गई हैं। जैसे कि मेगास्थनीज की बुक इंडिका में 3 तमिल किंगडम के बारे में का वर्णन किया गया है। तो अब संगम एज में आपके 3 मेजर किंग्स की बात होती है, चोलास, चेराज और पांड्याज। ये मेगास्थनीज की बुक में भी इनका जिक्र है, तो कहीं ना कहीं इससे भी संगम एज जो है हमारा कोराबरेट होती है। पांचवी चीज जिससे हम संगम एज को जो है टाइमलाइन स्थापित करते हैं, संगम एज को टाइमिंग करते हैं, वो है आपका तोलक पीएम, जो आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट संगम लिटरेचर है और सबसे पुराना भी माना जाता है ये। उसके अलावा इथु थोकाई ये आपका जो है तथा पट्टू, तो ये 3 आपके बहुत इम्पॉर्टेंट जो है संगम साहित्य के बहुत इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। तो इनसे जो है हमें बहुत हिस्ट्री, संगम एज की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जैसे कि तोलक पीएम, जो कि तोलक बियार के द्वारा लिखी गई थी, ये आपकी राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक परिदृश्य का वर्णन करती है और ये एक आपकी तमिल ग्रामर की बुक है। फिर नेक्स्ट आपका जो संगम का एक लिटरेचर है वो है इट्टू टोकाई। देखिए मेरे को बहुत अच्छे से इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, तो अगर मिस्टेक करती हूँ तो पहले ही आपसे सॉरी बोल रही हूँ। इट्टू टोकाई मतलब इट्टू थोके, ये आपकी 8, इसके अंदर 8 एंथोलॉजीज हैं या पद्यावली हैं, इसमें 8 कविताएं हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करें पट्टू की बात करें तो पट्टू का मतलब 10, तो यहाँ पे 10 जो है आपकी काव्य हैं या 10 कविताओं का एक संग्रह है। इसमें 10 अलग अलग लिटरेरी वर्क्स का एक संगम यहाँ पे पट्टू में पाया जाता है। उसके अलावा 2 महाकाव्य भी हैं, एपिक्स हैं, जो संगम लिटरेचर की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली है शिल्पाधिकरम, ये इलांगो के द्वारा रची गई थी, और दूसरी है मणिमेगलाई, ये आपकी जो है ये आपके सतनार के द्वारा रची गई थी। ये भी आपके पोस्ट संगम पीरियड की ये 2 आपकी एपिक्स हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एपिक्स हैं तमिल की, शिलापदिकरम और मणिमेगलाई, ये दोनों आपकी पोस्ट संगम पीरियड की हैं, संगम पीरियड की नहीं है। परंपरा के अनुसार जो है 3 संगम का आयोजन किया गया था। ये माना जाता है कि 3 संगमों का आयोजन किया गया था। पहला संगम जो है आपका मदुरई में हुआ था, दूसरा संगम कापाडपुरम में हुआ था, जो पांड्या किंग के द्वारा जो है एस्टैब्लिश किया गया था, और तीसरा संगम भी मदुरई में हुआ था। अब देखिए, जब एंशियंट हिस्ट्री के क्लासेस में अभी जल्दी ही बिगिन करने वाली हूँ, उसमें संगम को बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी ऊपर से एक बार संगम का रिवीजन कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये PT 365 सीरीज़ बेसिकली आपकी क्विक रिवीजन सीरीज़ है। आपको ये उन लोगों के लिए है जिनको बहुत अच्छे से ये चीज़ें आती हैं, तो सिर्फ रिवीजन के तौर पर हम इसको देख रहे हैं। तो अगर हम संगम युग की बात करें, संगम पॉलिटी की बात करें, तो ये माना जाता है कि प्राचीन काल में जो तमिल प्रदेश है वो 3 बेसिक डायनेस्टीज़ के द्वारा या 3 राजवंशों के द्वारा रूल किया जाता था। इसमें 3 हैं आपके चेरास, चोलास और पांड्यास। इनमें जो इनके जो प्रतीक थे, रॉयल एम्बलम्स थे, उसमें धनुष माना जाता है चेरास का, फिर आपका व्याघ्र या टाइगर माना जाता है चोलास का, और मछली मानी जाती है या मत्स्य माना जाता है पांड्यास का। ये जो है आपके हेरिडिटी मोनार्की थी यहाँ पे, मतलब कि वंशानुगत राजतंत्र था, मतलब राजा का पुत्र ही नेक्स्ट राजा बनेगा। फिर यहाँ पे जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, अगर हम सैन्य प्रशासन की बात करें तो बहुत ही अच्छी तरह से एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज था, और तीनों रूलर्स की, ये तीनों अगर हम 3 डायनेस्टीज़ की बात करें, चेरास की, चोलास की, पांड्यास की, इन तीनों के पास एक बड़ी और अच्छी रेगुलर आर्मी थी, प्रॉपर आर्मी, नियमित सेना थी इनके पास। अब संगम सोसाइटी की बात करें तो तोलक पीएम में जो है 5 फोल्ड डिवीजन माना जाता है कि भूमि का वर्णन जो है 5 तरीके से किया गया है। पहली होती है कुरिंजी। अब नील कुरिंजी से आप याद रख सकते हैं, नील कुरिंजी आपको पता होगा, ये एक फ्लावर है जो कि आपका नीलगिरीज पे पाया जाता है और जो आपका 12 साल में खिलता है। तो वहीं से याद रखिए, कुरिंजी जो है हिली एरियाज़ के लिए कहा जाता है। कुरिंजी हिली ट्रैक से या पहाड़ी भूमि को कुरिंजी कहा जाता है। मुल्लाई आपका पेस्टोरल एरियाज़ हैं या जहाँ पे भी चरगाहा भूमि होती है
उसको मुलाई कहा जाता है। मरुदम, मरुदम कृषि भूमि है या एग्रीकल्चरल लैंड है। नेडल आपका तटीय एरियाज को कहा जाता है और पालाई आपका मरुभूमि को कहा जाता है। तो अगेन एक बार याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके टर्म्स आते हैं। कुरिंजी हिली ट्रैक्स हो गया, मुलाई आपका पेस्टोरल या फिर चरगाहा भूमि हो गया, मरुदम आपका एग्रीकल्चर है, नेडल आपका कोस्टल है और पलाई आपका डेजर्ट एरियाज है। अब यहाँ पे जो है जो लोग रहते थे इनका भी अलग अलग इनका भी डिवीजन अलग अलग किया गया है ऑक्यूपेशन के बेसिस पर। फिर अगर हम कास्ट की बात करें तो तोलक के पीएम में 4 कास्ट जो है बताई गई हैं। पहला जो रूलिंग कास्ट थी, जो राजा लोग होते थे, उनको कहा गया है आरासर या शासक वर्ग। दूसरी जो आपकी, जैसे हम अपना वैदिक संस्था में 4 भागों में जो कास्ट डिवीजन करते हैं, 4 फोल्ड डिवीजन होता है, वही आपका साउथ इंडिया में भी माना गया है या तमिल में भी माना गया है। पहला जो रूलिंग क्लास है उसको आरासर कहा गया है। फिर दूसरी आपकी जो प्रीस्ट वर्ग या आपका जो पुरोहित वर्ग है उसको कहा जाता है अंथानर, और जो आपके ट्रेडर्स हैं उनको वणिगर कहा गया है, और जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं या कृषक होते हैं उनको वेलालार कहा गया है। एक बार क्वेश्चन वेलालार से आया है। तो वेलालार आपके हो गए एग्रीकल्चरिस्ट, वाणिगर हो गए ट्रेडर्स, वाणिज्य से आप याद कर सकते हैं। फिर अंथानार आपके प्रीस्ट हो गए और आरासर आपके रूलिंग क्लास हो गई। इसमें जो है इन काव्यों की अगर बात करें तो विमेन के करेज की भी बात की गई है और उनको कई सारी काव्यों में महिलाओं के शौर्य की प्रशंसा की गई है। परंतु अगर हम बात करें विडोज़ की लाइफ की तो वो बहुत, विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी और सती की प्रैक्टिस भी यहाँ पे प्रेवलेंट थी। तो कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में भी पूरी जो नॉर्थ इंडिया वाली प्रथाएं हैं वो प्रेवलेंट थी। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो है प्रिमिटिव ट्राइब्स भी पाए जाते हैं इस युग में। कुछ अभी भी आपको ट्राइब्स मिलेंगे जो अभी भी उस एरिया में रहते हैं, जैसे कि टोडा, फिर इरूलाज, नागाज और वेडार्स, ये लोग भी रहते थे और ये आदिम जनजातियाँ उस वक्त भी विद्यमान थीं। अब अगर संगम इराकी इकनॉमी की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो हम पहले भी देख चुके हैं कि ये कृषक प्रधान एरिया था, तो एग्रीकल्चर हमारा चीफ ऑक्यूपेशन था या कृषि जो है मुख्य व्यवसाय था। और क्या क्या चीज़ें यहाँ उगाई जाती थी, चावल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमन क्रॉप था। उसके अलावा जो है रागी, गन्ना, कॉटन मतलब आपका कपास, फिर काली मिर्च, फिर उसके अलावा अदरक, फिर आपका हल्दी और दालचीनी, ये चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती थी। उसके अलावा और बहुत तरह के जो है विविध प्रकार के फलों की भी कृषि होती थी। दूसरा, क्या सोर्स था स्टेट की इनकम का, तो क्योंकि आपका चीफ ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है तो ऑब्वियसली लैंड रेवेन्यू या फिर भू राजस्व ही मेन स्रोत था राजा की इनकम का या स्टेट की इनकम का, राज्य की इनकम का। उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स या अगर आप बात करें हस्त शिल्प कला, ये भी काफ़ी वहाँ उस वक्त फेमस थे। जैसे कि हमने देखा था अभी वीविंग इंडस्ट्री पाई जाती थी या बुनकरों की एक इंडस्ट्री थी उस वक्त। तो हस्तकला में, हस्तशिल्प में आपका बुनाई काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। उसके अलावा मेटल वर्क या धातु कर्म इम्पॉर्टेंट था। फिर कारपेंट्री या कास्ट शिल्प, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी। उसके अलावा इन शिप बिल्डिंग मतलब पोत निर्माण और आभूषण का निर्माण, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ में माना जाता था। एक्सपोर्ट क्या क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट्स में कॉटन फैब्रिक मतलब कपास के जो कपास से निर्मित आपके वस्त्र हैं। फिर स्पाइसेस के लिए इंडिया जो है एंशियंट इंडिया से ही फेमस है। उसके अलावा आइवरी के प्रोडक्ट्स जैसे कि हाथी दांतों से निर्मित आपके प्रोडक्ट्स हो गए। उसके अलावा मोती और बहुमूल्य रत्न, ये चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी। और इंपोर्ट क्या होता था, इंपोर्ट में सोना, घोड़े और आपकी मदिरा, ये चीज़ों मीठी मदिरा, ये चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी। संगम युग से ही एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है अवायार के बारे में। अवायार मतलब रिस्पेक्टेबल वुमेन या सम्मानित महिला, ये एक हाउस होल्ड नाम था तमिलनाडु में, पारिवारिक नाम था। यहाँ पे एक से अधिक कवित्रियों को ये उपाधि दी जाती थी जो कि संगम काल में अलग अलग युगों में ये लोग सक्रिय थी। और कम से कम 5 जो है अवैयार के बारे में अभी तक इन्फॉर्मेशन है। ज़्यादातर लोग ये जो है काफ़ी फेमस थी, तमिल साहित्य में इनकी काफ़ी बड़ा योगदान था और ये तमिल कैनन में बहुत इम्पॉर्टेंट फीमेल पोएट्स थी। और ये जो है संगम इरा में ये लोग मौजूद थी, संगम इरा के टाइम में ये लोग कविता लिखती थी।
अब मामल्लपुरम की बात करते हैं। मामल्लपुरम क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इंडिया चाइना की जो इनफॉर्मल समिट थी वो मामल्लपुरम में हुई थी। और मामल्लपुरम में इसलिए हुई थी क्योंकि यहाँ पे इसका जो चीन के साथ हिस्टोरिकल लिंकेज है, इसीलिए यहाँ पर जो है आपकी आपकी इंडिया और चाइना की एक इनफॉर्मल समिट या शिखर सम्मेलन हुआ था। अब अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मामल्लपुरम का क्या ऐतिहासिक महत्व है? मामल्लपुरम एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी था, मतलब कि बंदरगाह नगर था ये 7th सेंचुरी में, और पल्लव किंगडम में पाया जाता था ये। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन वन, जिनको मामला भी कहा जाता है, उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम मामल्लपुरम रखा गया है। आर्किटेक्चरल हेरिटेज की अगर बात करें तो मामल्लपुरम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? पहला जो टेम्पल है वो है शोर टेम्पल या तट मंदिर। ये आपका एक स्ट्रक्चरल टेम्पल है या संरचनात्मक मंदिर है, और इसका निर्माण 700 to 728 AD में हुआ था। इसको बनाने के लिए ग्रेनाइट के पत्थर को यूज़ किया गया है, और ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा द्रविड़ स्टाइल में बनाया गया है। शोर टेम्पल की बात करें तो ये यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका मंदिर है शोर मंदिर या तट मंदिर। दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पंचरथ। पंचरथ आपके मोनोलिथिक रॉक कट स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब कि ये एकाश्म शैलोत्कीर्ण संरचनाएं हैं, और ये जो है 5 पांडवों के नाम पर इनका नाम दिया गया है। और पर इनका कुछ भी इनका लेना देना पांडवों से नहीं था, क्योंकि ये 5 जो है रॉक्स को काट करके गुफाओं जैसी जो संरचनाएं की गई हैं, और क्योंकि ये 5 हैं इसीलिए उनके नाम पर इनका नामकरण कर दिया गया है। पर ना तो यहाँ पे पांडव आए थे, ना ही यहाँ पे वो लोग रहे थे, इनका कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है। फिर तीसरी चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो अर्जुनास पेनेंस। अर्जुना पेनेंस की बात करें, अर्जुन के तप की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चट्टान पर ये जो है आपका बास रिलीफ है। ये 27 मीटर इंटू 9 मीटर है, मतलब ये जो चट्टान पर उत्कीर्णन है ये 27 मीटर इंटू 9 मीटर का है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नक्काशी कला या बास रिलीफ है, सबसे बड़ी वैश्विक उभारदार नक्काशी कला है किसी भी स्टोन के ऊपर। इसमें जो है 100 से ऊपर जो है गॉड्स की मूर्तियाँ, गॉड्स की नक्काशी की गई है। इसमें आपको बर्ड्स मिलेंगी, जानवर मिलेंगे, और सेंट्स भी मिलेंगे, और इसको जो है पॉपुलरली अर्जुन पेनेंस या अर्जुन तप कहा जाता है। ये माना जाता है कि ये जो नक्काशी है ये महाभारत के एक पर्टिकुलर दृष्टांत को सजीवित करती है, जिसमें अर्जुन ने एक रिगरस तप किया था भगवान शिव के लिए, और उन्होंने जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है दैवीय धनुष की प्राप्ति की थी, जिसने इस कठोर तप के बाद। दूसरी चीज़ है, इसको डेसेंट ऑफ गंगा भी कहा जाता है, या गंगा का अवतरण भी कहा जाता है। और ये कहा जाता है, पौराणिक कथाओं के आधार पर ये माना जाता है कि भागीरथ जी ने बहुत दिनों तक खड़े होकर के जो है तप किया था, और उन्होंने जो है गंगा को लेकर के आए थे, जिससे कि लोगों के जो दुख हैं उनको हरा जा सके। तो ये या दोनों मतलब माना जाता है, या अर्जुन के पेनेंस के रूप में भी इसको देखा जाता है, और गंगा के अवतरण के रूप में भी इसी शिल्प कला को देखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका है ये यहाँ पे ये जो आपका डायग्राम है, ये जो पिक्चर है, ये अर्जुना पेनेंस की है। ये पूरा एक रॉक का स्ट्रक्चर है जिस पे ये नक्काशी की गई है, जहाँ पे आपको ये देखिए बर्ड्स की फिगर्स, एनिमल फिगर्स, यहाँ से जो है गंगा अवतरित होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर ये इसीलिए इसको डिसेंट ऑफ गंगा भी कहा जाता है। ये आपका शोर टेम्पल है, और ये आपका जो है यहाँ पे देखेंगे आपका ये पंचरथ हैं, ये 5 जो आपके काट के बनाए गए हैं, तो इनको पंचरथ का नाम दिया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो स्कल्पचर है वो वारा केव है। इसको आदिवारा केव टेम्पल भी कहा जाता है, और ये भी आपका रॉक कट केव है, रॉक कट केव टेम्पल है। ये 7वीं सदी में बनाया गया है। इसमें ये जो प्रोमिनेंट स्कल्पचर है, यहाँ पे जो है इस गुफा के अंदर माना जाता है कि लॉर्ड विष्णु का इनकारनेशन हुआ था वारा अवतार में, और यहाँ इस वारा अवतार को दिखाया गया है इस केव आर्किटेक्चर के अंदर।
फिर चाइनीज़ कनेक्शन क्या है? पल्लव शासकों के द्वारा के टाइम पर एक ट्रेड और डिफेंस रिलेशनशिप था भारत का चीन के साथ। और जहाँ पे जो है किंग जो यहाँ पे जो पल्लव किंग थे और चाइनीज़ किंग थे, उन्होंने एक पैक्ट किया हुआ था कि तिब्बत के किंग की जो पावर है उसको चेक करेंगे आपस में सहयोग करके। और उसके अलावा बहुत सारी जो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ दिखाती हैं और हिस्टोरियंस दिखाते हैं कि मामल्लपुरम का जो है कॉमर्शियल लिंक था या वाणिज्य लिंक था बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि चाइना, श्रीलंका और कुछ साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ के साथ। यहाँ पे मामल्लपुरम के अंदर चाइना के कॉइन्स प्राप्त किए गए हैं, पर्शिया के कॉइन्स प्राप्त किए गए हैं, उसके अलावा एशिया जो आपका रोम के कॉइन्स भी प्राप्त किए गए हैं। फिर उसके अलावा एक और चाइनीज़ लिंक है कि हुएन सांग इस एरिया में आए थे नरसिंह वर्मा वन के रूल के दौरान। उसके अलावा ये भी माना जाता है कि बोधि धर्मा जो कि जैन बुद्धिज़्म को चाइना लेकर के गए थे, वो भी तमिलनाडु की कोस्ट में आए थे और तमिलनाडु की कोस्ट से ही ग्वांगजू में 527 AD में गए थे। तो आज का जो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसीलिए 7.3 तक आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। 3 जो है सब सेक्शंस और रह जाएंगे 7th के, उनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और कल मैं नेक्स्ट वाला लेक्चर भी आज ही रिकॉर्ड करके आज रात तक या कल तक डाल दूँगी, जिससे कि आप 7th वाला पूरा जो सेक्शन है उसको एक साथ देख सकें। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।